सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल अपने ही जैसे इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है सेम स्पीशीज के, यानी ह्यूमन अपने जैसा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन ह्यूमन अपने जैसे ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अपनी प्रोजेनी की फॉर्म में। अगर डॉग है तो वो डॉग का ही प्रोडक्शन करेगा, काव है तो वो काव का ही प्रोडक्शन करेगा, यानी सेम स्पीशीज का होना चाहिए, तभी उसको बोला जाएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होंगे? दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल यानी एब्सेंट, जिसमें सेक्सुअली सेल जो हमारी गैमेट सेल होते हैं, सेक्सुअल सेल कौन सी होंगी? गैमेट सेल, यानी कि मेल में होगा स्पर्म और फीमेल में होता है एग, यानी ह्यूमन की बात करी जाए तो जिसमें गैमेटिक सेल इंक्लूड नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और 100% जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो पास होगा प्रोजेनी के अंदर, यानी कि वेरिएशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यानी 50% जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पेरेंट मेल से मिलेगा और जो 50% जेनेटिक मटेरियल होगा वो फीमेल पेरेंट से मिलेगा, यानी कि वेरिएशन के चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है। अब बात करें वेरिएशन की, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या होगा। अब बात करें कि सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो अपनी पॉपुलेशन यानी सेम स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन में अपने इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि स्पीशीज अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। कंटिन्यूटी मीन्स आज ह्यूमन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो यानी कि जो हमारे एंसेस्टर हैं उनमें आपस में रिप्रोडक्शन होता रहा है, इसी वजह से हम लोग आज एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। क्या मतलब हो ही जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या करती है, अपने जैसे ही मतलब प्रोजेनी का या अपनी ही सेम स्पीशीज का प्रोडक्शन करती है, तो यानी कि अपने जैसे प्रोजेनी को क्या करती है, रिफॉर्म कराती है, अपने आप को ही रिफॉर्म कराती है, अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। ठीक है। दूसरी बात करें अब यहाँ वेरिएशन के दो कॉज होते हैं, पहला इनहेरिटेड वेरिएशन ऑफ कॉज और दूसरा इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन और दूसरा रहेगा इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेड कॉज का मतलब है जब हमारे अंदर आने वाले वेरिएशन हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस की वजह से आए। चेंजेस का मतलब ये है कि 50% हमारा जेनेटिक मटेरियल मदर से आता है और 50% हमारा फादर से आता है, तो यानी कि जो प्रोजेनी होगा कुछ कुछ अपने मतलब अपनी मदर के सिमिलर रहेगा और कुछ कुछ अपना जो अपने फादर है उनके सिमिलर रहेगा। सिमिलैरिटी दोनों में से एग्जैक्ट किसी की नहीं होगी, थोड़ी सिमिलैरिटी आएगी और थोड़ी डिसिमिलैरिटी आएगी, यानी कि वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। अब इन्वायरमेंटल कॉज में इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि हम बात करें कि कोई प्लांट है, उसकी वही स्पीशीज तो डेजर्ट वाले एरिया में ग्रो कर रही है और वही स्पीशीज किसी हिली एरिया में ग्रो कर रही है, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करवा लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी कि उसके मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस ऐसे होंगे जो उस इन्वायरमेंट में उसको एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी रहेंगे। तो ये क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन, यानी स्पीशीज सेम है वो बट उसके अंदर वेरिएशन आ गए, उसने अडेप्ट कर लिया खुद को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक सिलेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरी अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कितने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। तो फिजन हमारा बाइनरी फिजन भी होता है और दूसरा मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, इंडिविजुअल दो पार्ट में यानी कि डिवाइड हो जाएगा। लाइक अमीबा के अंदर होता है
अमीबा एक से दो बन जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू या सेल डिवीजन के थ्रू एक से दो बन जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन, बाई मतलब टू, ठीक है। और मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, यानी कि मोर देन वन प्रोजेनी का या इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करी जाए तो फ्रेगमेंटेशन यानी बॉडी के पार्ट्स टूट टूट कर अलग हो जाना, और वही जो ब्रेक डाउन हुआ है बॉडी पार्ट वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करवा लेगा। ये हमें स्पाइर वगैरह में देखने को मिलता है। रीजनरेशन में क्या होता है, यानी रिफॉर्म करना। अगर बॉडी का कोई ऑर्गन का कोई पोर्शन डैमेज हो गया है तो उसको रिफॉर्म करवाना, जैसे कि ह्यूमन के अंदर उसके लीवर में भी होता है, अगर थोड़ा पोर्शन डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेशन के थ्रू रिफॉर्म करवाया जा सकता है। तो रीजनरेशन हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अगर उसके बॉडी के किसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो कट पोर्शन से एग्जैक्ट वैसा ही प्लेनेरिया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बॉडी के किसी पोर्शन से छोटा सा बड की फॉर्म में इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, और जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है, और जब वो फुली ग्रो कर लेता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हाइड्रा में देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, अदर देन सेक्सुअल पार्ट यानी प्लांट में देखने को मिलता है। अदर देन सेक्सुअल पार्ट का मतलब है स्टेम, रूट, लीफ के थ्रू यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि पोटैटो में देखने को मिलता है, ब्राइलोफाइलम लीव्स में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, ये राइजोपस में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले वो पोर्शन देखना ज़रूरी है जो इसको हेल्प करेगा, यानी प्लांट को हेल्प करेगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द प्लांट वो पोर्शन होता है फ्लावर। फ्लावर में पहले इसके पार्ट देख लेते हैं। पहला होता है सेपल। सेपल ग्रीन पोर्शन है जो जब हमारा प्लांट यानी कि बड फॉर्म में रहेगा तो सेपल उसको ग्रीन पोर्शन जो है कवर करने का काम करेगा, यानी प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। पेटल पोर्शन रहेगा कलरफुल पोर्शन, ये क्या करेगा, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करेगा। इंसेक्ट या फिर पॉलिनेटर्स जो भी होंगे उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। फिर दूसरा पोर्शन आएगा यहाँ पर मेल पार्ट। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये होगा फिलामेंट जिसको होल्ड करके रखेगा, और दूसरा पोर्शन होगा ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर हमारा इसका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन के लिए। अब बात करते हैं फीमेल पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन स्टिकी पोर्शन है स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन आकर लैंड करेंगे। फिर आता है स्टाइल जहाँ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और तीसरा आता है ओवरी जहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहीं पर एम्ब्रियो सैक अंदर रहेगा। तो पोलिनेशन क्या कौन सा प्रोसेस होगा, पोलिनेशन में सिर्फ एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो भी हाइसेंस के थ्रू पोलन ग्रेन क्या करेंगे, यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। अब वो कहीं भी जा सकते हैं, लाइक किसी फ्लावर में स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाएंगे फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन यानी एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड कर जाना, इस प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ जैसे पोलन ग्रेन आ गया तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, अगर ये कंपैटिबल है, यानी कंपैटिबिलिटी का मतलब है अगर इसी स्पीशीज का है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब पोलिनेशन पोलन ट्यूब बनेगी। अदरवाइज इसको यहाँ से रिमूव करवा दिया जाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो अब यहाँ सिनर्जिड सेल रहेंगी, केमिकल सिक्रेशन करेंगी जिसके थ्रू यहाँ पोलन ट्यूब क्या करेगी, एक्सटेंड करती हुई यहाँ तक आएगी फिलीफॉर्म ऑपरेटस तक, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, पोलन ट्यूब जब बन जाएगी तो यहाँ पर मेल गैमेट वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल क्या करेंगी, यहाँ सिनर्जिड सेल के पास आएंगे, मतलब एग सेल यहीं रहते हैं सिनर्जिड सेल के पास। तो एग जो फर्स्ट हमारी सेल होगी यानी जनरेटिव सेल होगी वो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगी, सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। और सेकंड जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई रहेंगे सेंट्रल सेल में, पोलर न्यूक्लियाई, वो वेजिटेटिव उसके गैमेट के साथ यहाँ पर फीमेल गैमेट है उसके साथ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा जो बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। और यहाँ पर एंटीकोडल सेल जो होंगी वो भी डिजेनरेट हो जाएंगी, सिनर्जिड सेल होंगी वो भी डिजेनरेट हो जाएंगी। एंडोस्पर्म यहाँ पर एज ए फूड रिजर्वर का काम करता है फॉर द जाइगोट। जाइगोट के ग्रोथ के लिए उसको फूड प्रोवाइड करवाता है एंडोस्पर्म, और इसी को डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। एक एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और एक सेंट्रल सेल के साथ।
इसको डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाएगा और पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।